हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए इंग्लिश में कंजक्शन करने वाले हैं। तो फाइनली आपका लास्ट चैप्टर आ गया है इंग्लिश सिलेबस का, और यहाँ पे हमने इंग्लिश का जो है 90% सिलेबस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। 99 बोलेंगे। देखें तो अगर एक दो चैप्टर जो बचा है उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। अगर मैं देखूँगी सिलेबस एक बार दोबारा से, अगर कुछ बचा हुआ है, जैसे कि हमारा वोकैब में जो वोकैब में आपका सिनोनिम्स वाला सेक्शन बचा है, जिसको मैंने बहुत पहले शॉर्ट फॉर्म में मैंने 150 प्लस मैंने सिनोनिम्स की PDF आपको दे दी थी और शॉर्ट में वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया था। बट स्टिल मैं उसको किसी दिन एक्सप्लेनेशन करके वीडियो उसकी बना दूँगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने DSSB PRT के लिए जो अपना प्लान बनाया था वो तो बीच में एक तरह से फेल ही हो गया ड्यू टू टेक्निकल इशू। बट उसको अलग करते हैं। हमने हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर मैं मानती हूँ कि छूटा हुआ है, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। बाद में का कहने का मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ कि आज हम कंजक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से आपको CDP की वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम CDP कंप्लीट करेंगे, पार्ट बी जो सेक्शन है आपका DSSB PRT के लिए, और उसको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल का जो CDP है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि बेसिक वही जो आपने CTET में पढ़ा होगा CDP वो एक बार से रिवाइज करेंगे। दूसरा हम NIOS की जो बुक है वो करेंगे। ठीक है, उसकी समरीज या जिस भी तरीके से हम देखेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद से हम क्लास 11th और 12th की जो सोशियोलॉजी की बुक है, ठीक है, समाजशास्त्र की जो बुक है, उसका थोड़ा सा समरी देखेंगे। और फिर हम हमारा एक तरह से समराइज फॉर्म से हम CDP को देख लेंगे, ताकि हमारी पूरी तरह से पार्ट बी की तैयारी हो जाएगी और हम फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा CDP का कुल प्रिपरेशन होने वाला है। तो हम आज इंग्लिश का एक तरह से मानिए तो ये लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। जो भी इसका टॉपिक या फिर जनरल अवेयरनेस का या फिर कुछ भी अगर बचा हुआ है, हिंदी तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में से जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो हम CDP कल से स्टार्ट कर लेंगे। बाकी बीच में मैं उसको भी अपलोड करती रहूँगी। और एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। क्यों, ये आप जानते हैं, ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात, जितनी भी आज तक आपको DSSB PRT की वीडियोज़ मिली हैं चैनल पे, उन सभी की PDF आपको मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जिनकी लिंक मैं कमेंट में हमेशा पिन कर देती हूँ। मैंने लिख दिया होता है PDF आर गिवन ईयर, तो आप वहाँ से लिंक से जाके जुड़ करके PDF भी ले सकते हैं। यू डोंट नीड टू नोट डाउन ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंजक्शन वाला चैप्टर। इसके बाद से हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया एक तरह से, और इंग्लिश के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन का हिंदी पहले देखेंगे। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक। दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो काम करता है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो हमारा कंजक्शन होता है। अब वो दो चीज़ क्या हो सकते हैं, कोई वर्ड हो सकते हैं, कोई फ्रेज हो सकते हैं, कोई क्लास हो सकते हैं, और जो शब्द है वो जैसे बट या फिर विद, कुछ भी है, ऑल्दो, आइदर ऑफ, कुछ भी हो सकता है जो कि दो शब्द को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को, दो फ्रेजेस को जोड़े, वो क्या होता है, हमारा कंजक्शन होता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन द क्लास, ये हमारा एक सेंटेंस है कि वो क्या है, कक्षा में है, कक्षा में था। ही डिड नॉट लिसन टू द टीचर, वो अपने शिक्षक की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। अब हम इन दोनों जो सेंटेंस है उनको कैसे जोड़ के बता सकते हैं कि ही वॉज इन द क्लास बट ही डिडंट लिसन टू द टीचर, वो क्लास में था पर अपने शिक्षक को बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो मैंने पर से यानी बट से इन दो सेंटेंस को क्या किया है, जोड़ दिया है। और ये बट हमारा किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी संयोजक का काम कर रहा है। ठीक है, तो संयोजक यानी कि जो कंजक्शन है, इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे एज हो गया, एज टू हो गया, सो एज टू हो गया, एज फार एज हो गया, आइदर आर, नाइदर नॉर, वेदर आर, ये सब होते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके टाइप की बात करें तो टाइप इसके 4 तरह से होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको टाइप एकदम हेडिंग वाइज याद करना है। आपको मेनली क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ और का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे उसके साथ होगा नॉर का प्रयोग। ठीक है, अगर आइदर का सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा, ना कि नॉर का। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि हम आगे देखते जाएंगे। टाइप की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंपाउंड टाइप होते हैं। 4 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिव का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे कंजक्शन होते हैं,
इनका प्रयोग कैसे होता है? दो सेम रैंक के सेंटेंस को, दो सेम रैंक के शब्द को जोड़ने के लिए। जैसे अगर किसी कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद और उसके पहले दोनों जो भी शब्द हैं या दोनों जो भी सेंटेंस है उनका रैंक सेम। कहने का मतलब अगर एक वर्ब है तो ये भी वर्ब होना चाहिए, एक नाउन है तो ये भी नाउन होना चाहिए, एक प्रीपोजिशन है तो ये भी प्रीपोजिशन होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेटिव में भी कई टाइप होते हैं। पहला है हमारा, इसके 4 टाइप होते हैं। पहला है हमारा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, एज वेल एज, एंड, बोथ एंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, इसमें हमारे क्यूमुलेटिव के अंतर्गत ये सब होती हैं। अच्छा, ये एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सब आपको टाइप वगैरह याद नहीं करने हैं, बाकी मैंने कैटेगराइज करके पढ़ाया है अच्छे से कि आपको पता रहे कि हाँ इतना कुछ होता है, बट ये आपको हेडिंग वेडिंग नहीं याद रखना है, आपको बस इसका प्रयोग याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछेगा। अब देखिए, अगर आपको इस टाइप से सेंटेंस मिल रहा है कि श्याम रोड द लेटर्स एंड ही हिज फ्रेंड पोस्टेड देम, ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? एंड का प्रयोग हुआ। और एंड किसके अंतर्गत आता है? क्यूमुलेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब अगर आपको सेंटेंस में मिल रहा है द थीफ नॉट ओनली, और यहाँ पे क्या कर देगा? ब्लैंक कर देगा। द थीफ नॉट ओनली रॉब्ड द शॉप, किल द शॉपकीपर। अब नॉट ओनली के साथ आपको पता होना चाहिए बट ऑल्सो लगता है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तब नॉट ओनली के बाद क्या लगेगा? बट ऑल्सो ही लगेगा। तो यही इसका यूज होता है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि उसके पेयरिंग वाले को गायब कर देता है या फिर उसका क्या प्रयोग होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ना कि उसका डेफिनेशन वगैरह से। ठीक है। सेकंड हमारा एडवर्जेटिव कंजक्शन। ये किस लिए होता है? ये एक तरह से कंट्रास्ट शो करता है, जैसे कि अरे मैं तो आ रहा था जबकि ये हो गया, अभी तुम यहीं पे हो, इस टाइप से चीज़ें। जबकि, जब, सिर्फ, नेवरथलेस, ये टाइप की चीज़ें इसमें शो होती हैं। ठीक, जैसे ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है, येट ही इज एबल टू सेंड हिज सन टू ए गुड स्कूल, उसके पास पैसे नहीं है फिर भी, जबकि वो जो है अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए एबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने येट लगाया। ठीक, ही इज पंचुअल वाइल, वो एक पंचुअल इंसान है पर उसका जो फ्रेंड है वो हमेशा लेट हो जाता है। तो ये कंट्रास्ट वाली चीज़ें, मतलब एक सेंटेंस का अर्थ कुछ और है, एक सेंटेंस का कुछ अर्थ कुछ और है, उस सीन में जो है हम कंट्रास्ट वाले कंजक्शन का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे एडवर्जेटिव में आते हैं। जैसे मधु वर्कड वेरी हार्ड नेवरथलेस ही स्कोर्ड लेस मार्क, मतलब मधु हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है पर फिर भी क्या होता है? उसे बहुत कम नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ये दो अल्टरनेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इल्स, नाइदर नॉर, आइदर और। अच्छा, आइदर और नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? देखिए, आइदर और जो होता है ये किन्हीं दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनने की बात करता है, और नाइदर नॉर जो होता है ये किन्हीं दो ऑप्शन में से किसी को नहीं चुनने की बात करता है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट पास, तुम मेहनत करो अदरवाइज एल्स, वरना तुम पास नहीं होगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और अ कप ऑफ टी, या तो तुम मुझे एक गिलास पानी दे दो या फिर क्या करो, एक कप ऑफ टी दे दो। तो इस टाइप से इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे यू शुड ओबे द रूल्स अदरवाइज यू विल बी आउट। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या है? ये इलेटिव कंजक्शन जो है रिजल्टिंग चीज़ दिखाते हैं, आपका क्या परिणाम है। ठीक है, जैसे सो, फॉर, इसलिए, देयर फॉर मैंने ये किया, शो फॉर मैंने ये किया, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे ही केम लेट सो द मदर स्कोल्डेड हिम, वह देर से आया इसलिए उसकी माता जी ने उसको क्या किया? डांटा। ठीक है, सी वॉन्टेड टू बाई अ कार देयरफॉर सी अप्लाइड फॉर अ लोन। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे मस्ट हैव गॉन आउट फॉर नो बडी आंसर द फोन। ठीक है, तो इसलिए मतलब एक तरह से रिजल्टिंग चीज़ के लिए हम इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली जो मेन क्लॉज होता है ना, उसमें डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हाउ, वेयर, वाई, अंटिल। एक तरह से हमने पढ़ा था ना रिलेटिव वाला जो प्रीपोजिशन का टाइप था, उस टाइप से ये होते हैं जो चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, उसको मतलब रिलेशन शो करते हैं। जैसे आई डोंट नो वेयर ही गोज़, मैं नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका अर्थ बता रहा है, इसका रीजन बता रहा है। ये तो
जैसे कि इस पे डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, जैसे कि कहने का मतलब है कि आई डोंट नो। अब आई डोंट नो अगर आपने बोला तो ये सेंटेंस अपूर्ण लग रहा है, मतलब आई डोंट नो क्या तुम नहीं जानते हो। वेयर ही गोज मतलब वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है। तो इसके बगैर जो है ये सेंटेंस अधूरा है, इसलिए ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, इसी को हम डिपेंडेंट बोलते हैं कि एक सेंटेंस का जो भाव है, जो अर्थ है, वो अगले पे क्या है, डिपेंड होता है। ठीक, उसी तरह से वेट हियर, यहाँ पे इंतजार करो, तो मतलब किसका इंतजार करो, क्यों इंतजार करो, अनटिल आई कम जब तक मैं आ नहीं जाता। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास यही होते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लास के भी टाइप होते हैं। टाइप क्या होते हैं, इनके एक्चुअली पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे इनको टाइम के पर्सपेक्टिव में कुछ और होता है, रीजन कारण के पर्सपेक्टिव में कुछ और होता है। ठीक है, तो टाइम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। टाइम के पर्सपेक्टिव में होता है जैसे वाइल, एज सुन एज, व्हेन, एज, सिंस, बिफोर, आफ्टर। तो ये सब समय के पर्सपेक्टिव में ही है ना, कि उसके बाद, उसके पहले, जैसे मैं आया, चूंकि, ये सारी चीज़ें। सीता काल रोहिणी व्हेन शी वॉज एस्लीप, कहने का मतलब है सीता ने रोहिणी को तब बुलाया जब वो सो रही थी। ठीक, तो व्हेन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक समय बता रहा है जब वो सो रही थी। तो समय के पर्सपेक्टिव में लगने वाले ये सारे के सारे कंजक्शन है। एज सुन एज द अलार्म वॉज ऑफ आई हिट द स्नूज बटन। ठीक, तो एज सुन एज मतलब जैसे ही। ठीक है, यहाँ पे रीजन है, तो जैसे ही का मतलब किस लिए है, समय के लिए है। अब हम देखते हैं अगला, जो कि कॉज के लिए, मतलब रीजन हम बताते हैं, क्योंकि मैंने ये किया। तो क्योंकि क्या है, मतलब हम सेंटेंस के लिए वो चीज़ बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कुछ। ठीक है, रीजन बता रहे हैं इसके पीछे क्या कारण। जैसे श्याम वॉज नॉट रेडी फॉर हिज स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब ये पूरा सेंटेंस जो है, ये नेक्स्ट जो है इसके बारे में इसका रीजन बता रहा है। ठीक है, और इसको हमने इससे जोड़ा है काज वाले कंजक्शन से, रीजन वाले कंजक्शन से। ऐसा कंजक्शन जो क्या कर रहा है, रीजन बता रहा है, जो कारण बताने के लिए प्रयोग हो रहा है। श्याम स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो बीमार है, वो बीमार था। सिंस इट वॉज अ हॉलीडे आई डिडंट गो टू द स्कूल, चूँकि आज क्या है, छुट्टी है, इसलिए मैं, चूँकि छुट्टी था तो मैं स्कूल नहीं गया। ठीक, तो हमने यहाँ पे रीजन बताया। अगला क्या है, कंडीशन के लिए, अगर ऐसा हो जाए, जब तक मैं ना आऊँ। अच्छा, ये चीज़ें हैं, तो जैसे मतलब आपके सामने कुछ सिचुएशन दी गई हैं, तो सिचुएशन को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इस टाइप के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे गोपाल बिहेव एज इफ सी बिलोंग टू अ काइंड फैमिली। गोपाल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो किसी काइंड फैमिली से बिलोंग करता है। यू कैन बाई दिस बुक प्रोवाइडेड दैट यू स्पेयर 200 रुपीज़। तुम बुक खरीद सकते हो, पर तुम्हें क्या करना होगा, ये 200 रुपये जो है खर्च करने होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन दिखाई जाती है। कंडीशन दिखाने वाले कंजक्शन भी हमने देख लिया। अब हम पर्पज, मतलब कि सो दैट, लिस्ट, कहने का मतलब है कि हम अपना उद्देश्य दिखा रहे हैं। जैसे सी अप्लाइड फॉर अ लोन, ताकि, ठीक है, सो दैट, ताकि, सी माइट पे फॉर द फी ऑफ, सी माइट पे द फी फॉर हर कोचिंग, वो लोन लेना चाहती है ताकि वो अपने कोचिंग के पैसे अदा कर सके। तो सो दैट का मतलब क्या है यहाँ पे, ताकि। तो पर्पज वाले कंजक्शन क्या होगा, जैसे कि मतलब आपको अपने चीज़ें बतानी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ताकि, ये सारी चीज़ें। कुछ होते हैं रिजल्ट वाले, इफेक्ट वाले कंजक्शन, जैसे सच दैट, सो दैट। जैसे राम इज सच एन इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट बॉय दैट ही ट्रस्ट एवरीवन। राम एक ऐसा इनोसेंट लड़का है जो कि वो आसानी से सबके ऊपर क्या करता है, भरोसा कर लेता है। तो ये हमारा कंजक्शन सच वाला, सच दैट। अब ये एक और बात, अगर सच का प्रयोग हो रहा है और यहाँ ब्लैंक कर दिया, तो सच का प्रयोग किसके साथ होगा, दैट के साथ होगा। बट यू हैव टू रीड केयरफुली द सेंटेंस इफेक्ट, मतलब उस सेंटेंस का क्या प्रभाव, सेंटेंस किस भाव में बोला गया है। जैसे सेंटेंस का प्रभाव यहाँ पे कैसा है कि राम एक इनोसेंट लड़का है, तभी वो क्या कर लेता है, सबके ऊपर भरोसा कर लेता है। तो एक तरह से रिजल्टेंट, एक तरह से इफेक्ट दिखाने वाला कंजक्शन हमारा यहाँ प्रयोग कर रहा है। और यहाँ पे सच के साथ किसका प्रयोग होगा, डैट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब मैनर या एक्सटेंट वाले में क्या होता है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तरीके को शो कर रहे हो। एज फॉर एज दो, एज इफ। रेखा इज अ गुड एक्ट्रेस, एज फॉर एज वी नो, जैसे हम उन्हें जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छी क्या है, एक्ट्रेस है। ठीक, अगला हमारा टाइप है कंसेशन या फिर कंट्रास्ट दिखाने में, मतलब विषमता, दो चीज़ों में भिन्नता दिखाने के लिए। जैसे दो, यद्यपि तुमने ऐसा किया पर तुम ऐसे हो। हाउएवर, जबकि तुमने ऐसा किया पर जबकि तुमने ऐसा किया। ठीक है, ऑल्दो। तो यहाँ पे दो, ऑल्दो, हाउएवर, ये सारी चीज़ें
कंट्रास्ट दिखाने में यूज होती है। जैसे ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच, यद्यपि वो क्या है, बहुत ही धनवान है। ही डज नॉट शो ऑफ, ही डजंट शो ऑफ, मतलब कि वो दिखावा नहीं करता भले ही वो बहुत धनवान है। राहुल डिडंट टेल द ट्रुथ दो ही नो व्हाट हैपन लास्ट नाइट। ठीक है, राहुल जो है सच्चाई नहीं बता रहा है, पर वो सब कुछ जानता है रात को क्या हुआ। ये चीज़ यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेंटेंस का अर्थ दूसरे से क्या है, एकदम विपरीत है, इन दोनों को हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन की बात करें तो ये तुलना दिखाने में होता है, जैसे एज, देन, और देन का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में करते थे, एज, सो एज। ठीक है, जैसे रिया इज टालर देन प्रिया, रिया जो है प्रिया से बड़ी है। राहुल इज एज हार्ड वर्किंग एज कमल, तो यहाँ पे हमने राहुल की कंपैरिजन किससे कर दी, कमल से कर दी, कि भैया वो भी उतना ही हार्ड वर्किंग है जितना कि कमल। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। जैसे, और इनका पेयर आपको याद रखना है, जैसे नाइदर के साथ हमेशा नॉर होगा, दो के साथ येट होगा, वेदर के साथ और होगा, आइदर के साथ और होगा, बोथ के साथ एंड होगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होगा। ये पेयर आपको याद रखना है। ठीक, जैसे नाइदर रेखा नॉर सुशीला वॉच दिस मूवी, ना ही रेखा ने ना ही सुशीला ने मूवी देखी, तो नाइदर के साथ क्या लगा, नॉर लगा। उसी तरह से सी नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट ऑल्सो अप्रिशिएटेड द प्रपोजल, उसने केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसकी सराहना भी की, तो नॉट ओनली के साथ क्या हुआ, बट ऑल्सो लग गया। उसी तरह से कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है भाई, कंपाउंड कंजक्शन जैसे कि ऐसे होते हैं, एज दो, ऑल दो, एज इफ, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे कंपाउंड कंजक्शन में आते हैं। जैसे रानी वॉक्ड एज इफ द अर्थ बिलोंग टू द अर्थ, रोहित फिनिश द वर्क इवन दो ही वॉज इल, वो बीमार था फिर भी उसने क्या किया, काम किया। तो ये हमारे कंपाउंड कंजक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत रूल हैं, आगे हम देखेंगे। हमने टाइप यहाँ पे सारे के सारे देख लिए, अब हम कुछ रूल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमें देखने चाहिए। जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो हैं इनके बाद या पहले का जो वर्ड होना चाहिए वो सेम टाइप, जो हमने पहले देखा था। मतलब सेम टाइप का कहने का मतलब नाउन है तो उसके बाद वाला भी नाउन होना चाहिए या उसके पहले का नाउन होना चाहिए। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन होना चाहिए, वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब होना चाहिए, यानी रैंक सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे लीना नॉट ओनली विस्ड बट ऑल्सो गिफ्टेड अ फोन, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद विस्ड एक वर्ब है, बट ओनली के बाद गिफ्टेड एक वर्ब है। ठीक, अविनाश लाइक्स बोथ कोक एंड पेप्सी। ठीक, मोनी इज आइदर केयरलेस आर इग्नोरेंट, यू इरिटेटेड मी ईदर इंटेंशनली आर अनइंटेंशनली, और ये दोनों के दोनों क्या है, वर्ब है जो कि आइदर और के बाद लगे हैं। तो ये हमारा रूल होता है कि हमने केस जो है सेम लगाना है। उसी तरह से हमारा येट या फिर जो कॉमा अगर है, ठीक है, येट या फिर जो कॉमा है वो ऑल्दो या येट के बाद यूज होगा। ठीक है, जैसे कि ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, तो हम यहाँ पे जो है येट की जगह कॉमा भी लगा सकते हैं। जैसे ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी, यद्यपि वो गरीब है पर वो खुश है। ठीक है, तो हम येट की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं, हार्डली या स्कैर्सली के बाद देन, दैट, देन की जगह व्हेन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर आपने रूल में देखा, अगर आपने सेंटेंस में देखा हार्डली के साथ जो है देन का प्रयोग हुआ है तो वो आप क्रॉस कर देंगे, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, व्हेन का प्रयोग। पर इसका रूल आप देख लेंगे कैसे। जैसे इसका रूल है कि हार्डली या स्कैर्सली हो, उसके बाद से डिड या हैड। अच्छा, हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली मतलब रेयरर है, मतलब मैं हार्डली ये काम करता हूँ। ठीक है, बहुत कंचिते काम करता हूँ, ये बोलते हैं ना कि यदा कदा, वो वाली चीज़। और डिड या हैड प्लस व्हेन हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब डिड है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगेगी, जब हैड लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैर्सली हैड रीमा गॉट हर सैलरी व्हेन सी वेंट आउट टू बाई न्यू ड्रेस, और वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है जो कि हैड के साथ लगा है। ठीक, हार्डली हैड रोहन एंटर्ड द हाउस व्हेन हिज फादर स्कोल्डेड हिम, उसी तरह से यहाँ पे यूज हुआ है। तो हैड के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे जबकि व्हेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा नो सूनर के बाद जो है देन, व्हेन, दैट की जगह जो है हमारा देन का प्रयोग करेंगे। इसको इतना कुछ याद करने से बेटर है आप ऐसे याद करो, नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन,
नो सूनर देन। इस तरह से याद कर लो, 2-3 बार बोल लो। आप बहुत सारे रूल याद करने से बेटर है कि आप 2-3 बार ऐसे बोल दो, नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन। तो उस तरह से भी आपको क्या याद हो जाएगा, नो सूनर के साथ क्या प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा। उसी तरह से वेदर के साथ क्या प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा। आई एम नॉट श्योर वेदर राधिका विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल और नॉट। तो वेदर के साथ भी प्रयोग होगा आर का, और आइदर के साथ भी प्रयोग होगा और का। ठीक है। राकेश आस्क मी वेदर आई हैड दिस बुक और नॉट। ठीक है, क्या ये मैं किताब रखता हूँ या फिर नहीं रखता हूँ। तो वेदर के साथ किसका प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा। उसी तरह से बिटवीन और एंड एक साथ प्रयोग होते हैं, और फ्रॉम एंड टू एक साथ प्रयोग। दूसरी बात, कभी भी हम बिटवीन को फ्रॉम के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते और एंड को टू के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। ये अपना अलग अलग प्रयोग। बिटवीन जब लगा है तो उसके साथ एंड ही लगेगा, और फ्रॉम जब लगा है तो उसके साथ टू ही लगेगा। ठीक है। जैसे द शॉप विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 2 PM एंड 4 PM। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एंड लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका सही फॉर्म क्या होगा, द शॉप विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, क्योंकि फ्रॉम के साथ क्या लगना है, टू लगेगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट करंट बिटवीन 1 मार्च एंड 10 मार्च, तो बिटवीन के साथ क्या लगेगा, एंड लगेगा। द रीजन के साथ, अच्छा एक और नया रूल क्या है हमारा, द रीजन के साथ दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, द रीजन के साथ दैट। अब ये बात है कि द रीजन के साथ एकदम मतलब सटे हुए नहीं, हो सकता है कि सेंटेंस में द रीजन और यहाँ पे दैट हो, या फिर द रीजन के साथ ही एकदम दैट हो। ठीक है, जैसे दिस इज द रीजन दैट नीरज इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, या फिर द रीजन फॉर हिज एंगर इज दैट ही डिडंट स्लीप वेल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के द रीजन के साथ क्या लगना है, दैट लगना है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि द रीजन के साथ क्या लगेगा, द रीजन दैट, द रीजन दैट, द रीजन दैट। इस तरह से 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक, अगर आपको सेंटेंस में द रीजन वाई मिल जाता है, द रीजन वाई, द रीजन वाई का प्रयोग जो है बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और एंड ड्यू टू की जगह होता है। ठीक है, कैसे मतलब इसका प्रयोग जो है, द रीजन वाई का प्रयोग इन सभी के स्थान पे हम कर सकते हैं। बिकॉज की जगह पे, बिकॉज ऑफ की जगह पे, ऑन अकाउंट ऑफ की जगह पे, ड्यू टू की जगह पे। कैसे, द रीजन वाई रोहन कांट पे द फी इज दैट ही डजंट हैव मनी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका रीजन कुल मिला के क्या निकला कि भाई रोहन पे नहीं कर पा रहा है क्योंकि, और क्योंकि मतलब बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। ठीक, तो क्योंकि के स्थान पे हम द रीजन वाई लगा सकते हैं। आइदर के साथ और लगेगा, पर हमने अभी एक ही बार पढ़ा था, और यहाँ पे 3 बार और लग सकता है, आइदर और। जैसे आइदर यू और ही और आई हैव डन दिस ग्रेट वर्क, या तो तुमने, या तो उसने, या तो मैंने बहुत ही महान काम किया है। नाइदर के साथ भी इसी तरह से ट्रिपल नॉर लग सकता है। ठीक है, कैसे, रोहन लाइक्स नाइदर मिल्क नाइदर टी नॉर, सॉरी, नाइदर मिल्क नॉर टी नॉर कर्ड। रोहन ना तो दूध पसंद करता है, ना तो चाय, ना तो कर्ड, कुछ भी नहीं पसंद करता है। ठीक है, अच्छा हमने नाइदर के साथ तो नॉर का प्रयोग देख लिया, बट नेवर, नॉट के साथ नॉर का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, नेवर या नॉट के साथ कभी भी नॉर का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ और का प्रयोग होता है। कैसे, रानी डज नॉट वॉच आर लिसन टू द म्यूजिक। अब यहाँ पे आप नॉर नहीं लगा सकते हो, भले अर्थ इसका वही निकल रहा है कि रानी जो है ना ही म्यूजिक सुन रही है, ना ही कुछ देख रही है, ना ही म्यूजिक देख रही है, ना ही सुन रही है, पर इसके लिए हम नॉर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे और लगाएंगे, नॉट के साथ और नेवर के साथ। रमेन इज नेवर एंग्री और अपसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, नॉर या और लगाया, यानी कि नॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, केवल नाइदर के साथ। कुछ रूल हमारे हैं, जैसे सच और दैट के साथ, सच प्लस दैट कब लगता है, कॉज या रिजल्ट दिखाने में। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है, सेंटेंस है जिसमें रिजल्ट या फिर किसी चीज़ का कारण शो करना है, तो सच दैट लगाते हैं। सच दैट ऐसा हो गया। ठीक है, सच एज कब लगाते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज सच अ बैड वेदर दैट वी हैड टू कैंसिल द, यहाँ पे मैंने शायद वी हैड टू कैंसिल द, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप किसी टूर पे, हाँ, या आई थिंक मैंने यहाँ पे टूर ही लिखा था, टूर मतलब मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि हम टूर जाना कैंसिल कर दिए। तो सच दैट यहाँ पे क्या रीज़न निकला कि हमने रीज़न बताया कि इस वजह से हमने टूर कैंसिल कर दिया। अच्छा, सच एज कैसे है, सी इज़ नॉट सच अ गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड, मतलब हमने उसको किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर दिया जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया ये ऐसे डांस करेगी।
ठीक है, पर वो ऐसी नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सच एज के माध्यम से उसको क्या किया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, उसी तरह से टू और टू, तो टू और टू जब लगता है तो ये निगेटिव सेंस में लगता है, और इसकी जगह हमें एडजेक्टिव क्या यूज कर सकते हैं, सो दैट। ठीक है, जैसे कि रमन इज टू वीक टू वॉक, मतलब रमन इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता, तो इसको हम कैसे एडजेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, रमन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और टू का प्रयोग हमने निगेटिव सेंस में ही हमेशा करते हैं। टू और टू का प्रयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं, और उसी तरह से इनफ टू का प्रयोग हम जो है पॉजिटिव सेंस में करते हैं। एज और एज का प्रयोग हम जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों के साथ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एज का प्रयोग जो है हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों के साथ करते हैं। और दूसरी बात, जो एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ भी हम एज का ही प्रयोग करते हैं। और सो एज का प्रयोग हम निगेटिव सेंस में करते हैं। तो निगेटिव सेंस में कौन कौन है, एक तो टू है, दूसरा सो एज है, और पॉजिटिव सेंस में इनफ टू है, आपका एज है। ठीक है, जैसे रमन इज नॉट सो स्किल्ड सो वी नीड फॉर दिस जॉब। ठीक है, एज वी नीड फॉर दिस जॉब, मतलब हमने यहाँ पे उसको एक तरह से वो कर दिया, बाइकआउट कर दिया कि रमन उतना स्किल नहीं है जितना हमें इस जॉब के लिए चाहिए। तो ये निगेटिव सेंस हो गया सो एज। दिल्ली इज नॉट एज बिग एज मुंबई। ठीक है, दिल्ली जो है उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मुंबई। रमन ड्राइव एज फास्ट एज ही कैन, रमन उतनी तेज से ड्राइव करता है जितना वो कर सकता है। तो यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव सेंस है, निगेटिव सेंस तो है नहीं, बट यहाँ पे एज को हमने एक निगेटिव सेंस में यूज कर लिया है। ही इज एज टॉल एज रमन, और यहाँ पे एज का प्रयोग हमने कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री के साथ कर दिया है। टाल इज अ पॉजिटिव डिग्री, टालर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, एंड टालेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। इफ़ और व्हेन जो होता है उनके साथ हम देन का प्रयोग होता है। ठीक है, मान लीजिए इफ़ और देन किसी सेंटेंस में है तो उसके साथ हम देन का प्रयोग कर सकते हैं, बट अगर आपको देन को हटाना है तो वहाँ हमको कॉमा का प्रयोग करना होता है। कैसे, When रोहन कॉल्ड मी आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक, तो यहाँ हमने कॉमा लगाया है। इफ़ द ट्रेन रीच एट 7 PM इट विल रीच अमृतसर एंड 11 AM। ठीक, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। यहाँ पे हम दैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। डाउट या डाउटफुल के साथ हम इफ़ या वेदर लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में। उसी तरह से डाउट या डाउटफुल के साथ हम डैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस में करते हैं। कैसे, आई डोंट हैव एनी डाउट दैट ही इज ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंस में किया। डू यू डाउट दैट आई विल नॉट सपोर्ट यू, तुम्हें क्या शक है कि मैं तुम्हें नहीं सपोर्ट करूँगा, ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इट इज़ डाउटफुल इफ़ ही कैन डू इट, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस में हो गया। उसी तरह से हमारा जो देयर फोर या फिर सो होता है उसके साथ सिंस, बिकॉज और एज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई अ हाउस देयर फोर आई वर्क हार्ड, ऐसे नहीं होगा, हम देयर फोर का नहीं प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे बिकॉज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा कंजक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, और ये हमारी एक तरह से इंग्लिश की पूरी हमने क्लास यहाँ पे देख ली है, और आगे मैंने इंट्रो में आपको सब बता ही दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ करें। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद से हम CDP देखेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।